हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुबेश सर। वेलकम बैक टू अवर चैनल जीबी ब्रेन। देखो, अब ये दो दो मार्क्स के आएंगे बेटा सेक्शन बी में। पहला सवाल है, समझो क्या सवाल को बोल रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड। जैसे ही आपने केमिकल एंड पेस्टिसाइड पढ़ा, सर ने मेरे को पढ़ाया था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, ये तो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बेटा ख्याल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्या आ रहा है बेटा, क्रिस का गाना सुनेगा कि नहीं, तो बेटा सुन लिया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो केमिकल एंड पेस्टिसाइड क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अपन एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, है ना। उसके कारण से इन्वायरमेंट में क्या होता है बेटा, एडवर्सली इंपैक्ट करता है। इसको जस्टिफाई करना है, तो कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर ली। सर अब मेरे को पता है कि अपन क्या करेंगे, अगर सर इनका केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा करेंगे तो सॉइल में जाएगा, सॉइल से अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, और वाटर से गया बेटा वही वाटर जाएगा, बहता बहता किस में जाएगा, नदियों वगैरह में भी जाएगा। तो उसको क्या खाएगी बेटा, एल्गी। एल्गी को कौन खाएगा, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ऐसे ह्यूमंस में। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक प्रोसेस होती है, अपन ने पढ़ा था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे पहले पेस्टिसाइड आता था, अपने याद होगा डीडीटी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब तो बैन हो गया। तो जैसे अगर ये सॉइल में गया, वाटर में गया, तो धीरे धीरे अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, जैसे ही आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाओगे, इसका कंसेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, टूटता नहीं। अगर कंसेंट्रेशन बढ़ा तो एक लिमिट के बाद जब हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा तो क्या कॉज करेगा बेटा, अलग अलग डिसीजेस कॉज करेगा। कार्सिनोजन, कैंसर कॉज कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियां कॉज कर सकता है। उसी प्रकार एक मरकरी होता है, वो हैवी मेटल्स है, अगर वो ज्यादा हो गया, अगर मरकरी का कंसंट्रेशन पानी में ज्यादा हो गया और उस पानी को हम कंज्यूम किए, तो क्या कौन सी बीमारी होगी बेटा, मीना माटा डिसीज। कौन सी होगी बेटा, मीना माटा। पहली बार चाइना में हुई थी। चाइना में लोग मछली बहुत खाते हैं ना बेटा, तो समुद्र से निकाले खाओ तो सब खाते हैं। ठीक है, तो वहां क्या था बेटा, वहां हैवी इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट हैवी इंडस्ट्रीज का पानी डायरेक्ट किस में, नदियों में जाता था, तो उसमें मरकरी भी होता है, जिसके कारण से मरकरी का कंजम्पशन, जो वो वाली उन्होंने मछली खाई जिस पानी में मरकरी ज्यादा था, क्योंकि मरकरी में भी क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो कौन सी बीमारी होने लगी बेटा, मीना माटा। ठीक है, तो इसी के बारे में बेसिकली अपन को लिखना है कि अगर ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करोगे, उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारे बॉडी में क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट। और एक लेवल बाद क्या आएगा बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रोसेस होगी, जिससे पूरा ट्रॉपिक लेवल में क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पूरा ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, है ना। इसका मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, ईगल। आजकल आपको ईगल देखने को नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जानवरों में एक इंजेक्शन लगाया जाता है डाइक्लोफेनेक। कभी भी आप लोग भी दवाइयां लो ना, तो डाइक्लोफेनेक दर्द का होता है, इंसानों को भी दिया जाता है। कभी भी डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन मत, वो डायरेक्ट किडनी खराब करता है। तो जानवरों को बहुत ज्यादा डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जाता था दर्द के लिए। अब कभी ना कभी तो ये जानवर मरेंगे बेटा। अब जानवर मरे तो उनको कौन खाता था बेटा, ईगल। अब ये जो डाइक्लोफेनेक है, ये भी क्या होता था बेटा, इकट्ठा होता था, डिकम्पोज नहीं होता था, टूटता नहीं था। तो अब जैसे ईगल खाया तो ईगल के अंदर ही डाइक्लोफेनेक इकट्ठा होते गए कि नहीं, पर इसका एक डिफेक्ट है बेटा, ये क्या करता था, ये क्या करता था, हाँ, एक की जो सेल होती थी, किडनी भी डैमेज करता था, है ना। ईगल लोग की किडनी भी डैमेज करता था। दूसरा जो एग की सेल होती थी, उसको भी क्या कर देता था, पतला। तो जैसे ईगल अंडा दे तो क्या हो जाएगा, गिरते ही टूट जाता था, और टूट जाएगा तो बेटा बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए आप देखना अभी कुछ सालों में ईगल का पॉपुलेशन 90% लॉस हो गया, है ना। तो यही कारण है बेटा, जिसके कारण से अगर ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा इकोसिस्टम का, कि नहीं बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि ईगल क्या टॉप कंज्यूमर है। ये समझ में कर लोगे, इसको अप्रोच कैसे करने हैं समझ में, है ना। तो ये जो ज्ञान की बातें बताता हूं ना, आंसर में छप के आना है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या करना बेटा, हाइड्रा की डिफरेंट स्टेजेस बनाना है, ये तो आप लोग कर लोगे। पहले क्या होता है, पेरेंट हाइड्रा होगा, पेरेंट हाइड्रा से क्या हो जाएगा बेटा, बर्ड का ग्रोथ होगा, फिर धीरे धीरे बर्ड ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होगा, वो फिर क्या करेगा, डिटैच होगा, सॉइल में गिरेगा और एक नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैसा होता है, हाइड्रा में क्या होता है बेटा, बडिंग होती है। क्या होती है, बडिंग। और बडिंग एक कैसा रिप्रोडक्शन है बेटा, आसेक्सुअल। कैसा है, आसेक्सुअल। ये भी कर लोगे। अगला, इन कॉमन प्रैक्टिस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ, अंडरलाइन करो, सिल्वर हमको क्या हुआ बेटा, रिकवर हुआ, मतलब प्रोडक्ट में आया है। ये करिश्मा ने गलत किया था,
है ना, इसको रिएक्टेंट में लिख दिया था ना, प्रोडक्ट में रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिया था बेटा? सिल्वर नाइट्रेट बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर मेटल डाला, तो मेरे को क्या मिला बेटा? सिल्वर मिला। क्या मिला? सिल्वर। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन का टाइप बताना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, देखते हैं उसने क्या किया बेटा। उसने क्या किया सर? सिल्वर नाइट्रेट का तो सॉल्यूशन लिया है ना, एक्वा सॉल्यूशन लिया है कि नहीं? उसको किससे? कॉपर, है ना, इससे ट्रीट किया। इसको जब आप हीट करोगे तो आपको पता है सर, कॉपर और ये सिल्वर, सर रिएक्टिविटी सीरीज में तो कॉपर क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव। तो कॉपर क्या करेगा सर? सिल्वर को ऐसा फेंक देगा और खुद क्या कर लेगा? नाइट्रेट से रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बना देगा बेटा? कॉपर नाइट्रेट। क्या बना देगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या मिल जाएगा बेटा हमको? सिल्वर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सिल्वर। यही ये रिएक्शन है। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कॉपर से, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा इसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना। सर राइटिंग अच्छा आने लगा। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछा है? नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग। सिल्वर को रिफाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? एक चीज याद रखो, जनरली जो सिल्वर होता है लेस रिएक्टिव। कैसी है? लेस रिएक्टिव। तो एनवायरनमेंट में भी जब किसी से रिएक्ट नहीं करेगी तो जनरली सिल्वर किस फॉर्म में हमको मिल जाती है? प्योर फॉर्म में मिल जाती है। अगर हमको बोले कि नहीं, मेरे को ऐसा संतुष्टि नहीं हो रहा, एकदम मेरे को प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए सिल्वर का, तो प्योरेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, पर जनरली क्या रहता है? अनरिएक्टिव। गोल्ड है, सिल्वर अनरिएक्टिव है, तो नॉर्मल हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। पर एकदम प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या हो जाएगा? जो सिल्वर हो जाएगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, है ना, तो उसमें इम्प्योर पार्ट अलग और प्योर पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। याद रखोगे तो क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अगला देखो, सेलेक्ट द फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बनानी है, इसमें पहले तो ये पहचानो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस वाले में? बताओ बेटा, ये दिख रहा है एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। इसमें कौन सा है? दिख गया कीटोन। कौन सा बेटा? कीटोन। इसमें कौन सा है? दिखा एल्डिहाइड। इसमें कौन सा? मैं बताता हूं सर, ये तो कीटोन है, ये अल्कोहल है। मजा आ गया? मजा आया? अरे नहीं बेटा, ये क्या है? क्या है? तो कहां से देखना बेटा? मन की नजरों से देखो। कहां से बेटा? मन की नजरों से। ये देखा कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा कि नहीं दिखा? COOH दिखा बेटा? पहले तो पहचानना आना चाहिए। और होमोलोगस सीरीज में आपको अभी बताया कैसी बनेगी बेटा? बस CH2 ऐड कर दो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। CH2 ऐड करते जाओ, होमोलोगस सीरीज बना लोगे, बन जाएगी। मैं इनका आपको IUPAC नाम लिखने के लिए बोला था, लिख लोगे क्या? देखो सबसे पहले क्या करते? सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करते। कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 कार्बन की क्या होगी बेटा? चेन सेलेक्ट किया हम लोग। अब कलर चेंज करूंगा, मजा नहीं आएगा। हरा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 3 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा? कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड। तो सब्स्टिट्यूएंट कोई ग्रुप कोई दिख रहा है क्या बेटा? साइड में कोई चेन दिख रही है क्या? नहीं। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते हैं सर? प्रोप लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सर, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन। और क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड लगा है तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉल। उसी प्रकार से इसका क्या होगा बेटा? एसीटोन है। ये क्या है? एसीटोन। प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन है। ये तो नहीं भूल सकती राशि बेटा, CH3COCH3 एसीटोन लिखा भी था। और ये क्या बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ओइक लगेगा। प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है? इधर देखो, ये क्या है? ब्यूटेनॉल। क्या है? ब्यूटेनॉल। तो कर लोगे, किसी को डाउट है ना? तो इनके देख लेना। अगला एक और सवाल पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर उसका देखो, ये क्या बोल रहे हैं? जैसे हमने होमोलोगस सीरीज बनाई तो CH2 ग्रुप आप ऐड करते जा रहे हो। अगर आप CH2 ग्रुप ऐड करते जाओगे तो मॉलिक्यूल बड़ा होते जा रहा है कि नहीं? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना बेटा। एक छोटा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना आसान है कि बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना आसान है?
बड़ा, उसमें बहुत सारी बॉन्ड्स होंगी, बहुत सारी बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि कम बॉन्ड तोड़ने के लिए? बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज के मेंबर बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल बड़ा होते जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। पर जो सोल्यूबिलिटी है ना, क्यों? क्योंकि ये जितने भी ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कैसे बेटा? ऑर्गेनिक। तो क्या ये वाटर में सोल्यूबल होंगे क्या बेटा? नहीं। ऑर्गेनिक, ये तो वाटर तो पोलर होता है, तो इसमें नहीं घुलेगा। पर यही अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते तो घुल जाता। तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अगला सवाल देखो, प्लासेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। क्यों सर? प्लासेंटा जो होता है ना, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लासेंटा तो क्या होता है सर? प्लासेंटा लिंक है किसके बीच में? किसके बीच में लिंक होता है सर? चाइल्ड के बीच में, या फिर हम लोग फीटस बोलते हैं, फीटस के बीच में और मदर के बीच में, है ना। जो अभी बच्चा मदर के वोम्ब में है, वो मदर से कैसे कनेक्टेड है? प्लासेंटा के थ्रू, है ना। तो जितना भी न्यूट्रिशन है, अब बेटा न्यूट्रिशन तो ले रहा है, तो वेस्ट मटेरियल भी होगा। तो न्यूट्रिशन है, वेस्ट मटेरियल है, सब किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है? इसके थ्रू। न्यूट्रिशन किसके थ्रू आ रहा है? प्लासेंटा के थ्रू। इसलिए प्लासेंटा का होना बहुत जरूरी है। चाहे ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिशन हो, सब मदर से जाता है ना। 9 मंथ तक जब तक बेबी मदर के अंदर रहता है, तो जितना भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जिस चीज की भी जरूरत होती है, सब मदर से किस में जाता है बेटा? बेबी में जाता है। किसके थ्रू? प्लासेंटा। इसलिए प्लासेंटा का होना बहुत जरूरी होता है। आया समझ में? उसी प्रकार से अब जब उसका बॉडी न्यूट्रिशन ले रहा बच्चे का, तो एक्सक्रीशन भी करेगा, है ना। किडनी फंक्शन करेंगी, तो यूरिया जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहां से निकलता है बेटा? मदर बॉडी से निकलता है। किसके थ्रू? प्लासेंटा। इसमें प्लासेंटा क्या करता है? मदद करता है। अगला क्या है? यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बता चुका हूं। क्यों? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? यूट्रस किसकी तैयारी करने लगता है बेटा? यूट्रस की एक लेयर होती है, अपन ने पढ़ा है, एंडोमेट्रियम लेयर, है ना। डिटेल के लिए वीडियो देख लेना, है ना। कौन सी लेयर होती है बेटा? एंडोमेट्रियम। तो ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसकी क्या हो जाती है? थिकनिंग हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है बेटा? थिकनिंग। क्यों थिकनेस होना जरूरी है? क्योंकि बेटा बेबी है, उसको 9 मंथ तक होल्ड रखना। और दूसरा एक चीज और होता है बेटा, वहां जहां बेबी अटैच होता है ना, वहां ब्लड वेसल्स भी बहुत सारी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स, उनको न्यूट्रिशन भी तो देना है। ब्लड वेसल के थ्रू तो ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा। तो वहां क्या हो जाता है बेटा? एंडोमेट्रियम की जहां थिकनेस होती है, वहां ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है बेटा? डिपोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां क्या करना है? बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन प्रॉपर देना, तभी तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा ना उसका। इसलिए इसकी लेयर कैसे हो जाती है बेटा? स्पॉन्जी और थिक हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद 9 महीना बच्चे को वहां क्या करना है? इम्प्लांट होगा ना यूट्रस में, इस कारण से। ठीक है। एक चीज और, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। ये क्या है बेटा? ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस क्या होता है बेटा? फंगस होता है। कैसा होता है? फंगस होता है। याद रखो, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? अपन ने पढ़ा है सर, स्पोरेंजियम। क्या होता है? स्पोरेंजियम, जो क्या बनाएगा? उसके गैमेट्स बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोर्स। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बेटा? हाइफा। क्योंकि पूरी जो फंगस की बॉडी रहती है, किससे मिलके बनी रहती है? हाइफा से, है ना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? माइसीलियम, है ना। ऐसे टाइप, ऐसे बॉडी होती है ना, ऐसे ऐसे करके हाइफा निकले रहते हैं। ये पूरा माइसीलियम है, और ऐसे क्या है? हाइफा। तो हाइफा मिलके क्या बनाता है बेटा? बॉडी। तो हाइफा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो स्पोर्स बनाता है। आया समझ में? ब्रेक लेना क्या बेटा? बी पार्ट भी है, बी लिस्ट एनी टू एडवांटेज। हाँ, लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 एडवांटेज बताओ। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पता बेटा, अ टाइप ऑफ क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट से। किससे बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव अपन ने पढ़ा था ना बेटा, अगर एक प्लांट है, क्या है? प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा बेटा? एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। एक वेजिटेटिव होता है और एक क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव या फिर फ्लोरल पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरल। तो रिप्रोडक्टिव क्या होता है बेटा? फ्लावर। और वेजिटेटिव क्या होता है? स्टेम हो गया, है ना, लीफ हो गया, रूट हो गया, है ना, बड हो गया। ये सब क्या होता है बेटा? वेजिटेटिव। तो याद रखो, जब भी हम लोग मल्टीपल प्लांट्स बनाते हैं, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हैं, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, बड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना।
और असेक्सुअल, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या होंगे बेटा, एक ही बार में हम लोग, है ना, अगर हमने एक टिश्यू लिया उससे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक गुलाब का पेड़ है, उसकी मल्टीपल स्टेम काटो, मल्टीपल गुलाब के पेड़ तैयार कर दो, है ना। तो कुछ स्टेम लेके हम मल्टीपल पेड़ तैयार कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो एक ये एडवांटेज होता है। दूसरा, हूबहू, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है तो सेम टू सेम पेरेंट्स जैसा क्या बनते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइदर मेल गैमेट आइदर फीमेल गैमेट, है ना, उनका दोनों गैमेट फ्यूज नहीं होते हैं असेक्सुअल में, याद है ना, भूल गए? ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक कर करते हैं सेक्शन से। ठीक है, अपन अब शुरू करते हैं बेटा सेक्शन सी, है ना। ये 3 मार्क्स का रहता है जनरली सेक्शन सी। सेक्शन बी 2 मार्क्स का रहता है, सेक्शन सी 3 मार्क्स का। तो इसमें कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या बेटा, व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होता है बेटा, अपन को पता है सर, मेन जेनेटिक मटेरियल तो वही है ना, क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वो किससे मिलके बना रहता है बेटा, डीएनए। आपको बताया था ना बेटा, ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा ह्यूमंस में, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46। और एक ऐसे रहता है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और अगर मैं पेयर में बोलूं तो पेयर कितने रहते हैं, 23, जिसमें से 22 तो क्या रहते हैं बेटा, सेम ऑटोसोम्स रहते हैं। और एक क्या रहता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम रहता है। ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम किससे बना रहता है बेटा, डीएनए से। डीएनए में ही क्या है, हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कैरेक्टर को कोड करती है। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम पे ही क्या पाए जाते हैं बेटा, अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स, जो कि किसको कोड करते हैं बेटा, कैरेक्टर को कोड करते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स होता है ना। ये देखो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, है ना। तो लिखना था आपको, डबल हेलिकल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करता है बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है ना। इसमें जीन्स होते हैं जो हर कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ how stability of DNA content of a species ensured in the sexually reproducing organism। इसको ध्यान से समझो। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो डीएनए है ना, वो डीएनए कंटेंट इतना स्टेबल कैसे रहता है बेटा, उसमें चेंजेस भी नहीं आते। किस कारण से वो इतना ज्यादा स्टेबल है हमारा डीएनए, ठीक है ना। उसका समझो, 2 कारण होते हैं, एक मियोसिस, एक फर्टिलाइजेशन। कैसे समझो, जैसे मेल है बेटा, है ना, ये क्या है, फीमेल है ना। मेल क्या क्या है बेटा, युद्ध लड़ने ऐसा तीर लेके। फीमेल जैसा घर में बेटा ऐसा पीस, है ना, क्रॉस। इनका जब क्रॉस कराया आपने, है ना, तो मेल के पास क्या होता है बेटा, एक्स वाई। फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स। बाकी गैमेट कितना, 22 प्लस एक्स वाई होता है ना। इसमें भी 22 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि 22 क्या है, ऑटोसोम, एक क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, सेम रहे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर, ये पेयर्स है ना, पेयर्स है 22 पेयर्स ना, इसमें भी पेयर्स है। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, 50% तो इधर से क्रोमोसोम आते हैं, 50% इधर से आता है, मतलब 23 इधर से, 23 इधर से, और क्या बन जाता है, 46 ऑफ स्प्रिंग में हो जाता है। तो सबसे पहला क्या होगा बेटा, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट्स। तो जब ये एक्स वाई गैमेट्स में टूटता है, एक्स में टूटा, वाई में टूटा, कौन सी प्रोसेस से टूटता है बेटा, मियोसिस से। किससे टूटता है, मियोसिस से। तो ये 23 और 23 नंबर अलग हो गए कि नहीं हो गए बेटा, 22 प्लस एक्स, समझो ऐसा। ये जब टूटा तो क्या हो गया, 20, ये क्या हो गया बेटा 22। जब गैमेट बने तो क्या हो गया, 22 प्लस एक्स, ये क्या हो गया 22 प्लस वाई, गैमेट बन गए। मियोसिस, सर मियोसिस हुआ, मान लो ऐसा है, एक कॉपी थी, मैंने उसको 2 पार्ट में, इक्वल 2 पार्ट में फाड़ दिया, एक 22 प्लस एक्स हो गई, एक 22 प्लस वाई हो गई। ऐसे ही फीमेल में भी क्या होगा बेटा, सर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी सर, मियोसिस। मियोसिस होगी तो इसमें भी कैसे टूटेंगे सर, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या अभी कुछ भी डीएनए से कुछ छेड़खानी हुआ क्या बेटा, नहीं, एक कॉपी तो उसको आधा आधा कर दिया। अब जब गैमेट्स बन गए तो अगली प्रोसेस क्या होगी बेटा, सर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो सर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। तब क्या हो जाएगा सर, ये वाला 22 प्लस एक्स इसके साथ भी गया, अगर सर ये इसके साथ गया तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी, अगर ये इसके साथ गया तब भी फीमेल चाइल्ड। सर अगर ये 22 प्लस एक्स वाई इसके साथ गया तो मेल चाइल्ड, इसके साथ भी गया तो मेल चाइल्ड। बेटा यहाँ मियोसिस होके अलग हुआ, अब क्या हो गई, जो हमने कॉपी 2 टुकड़ों में तोड़ी तो वो जुड़ गई। तो
तो क्या कहीं कुछ डैमेज हुआ क्या बेटा? नहीं। तो दो कारण है, एक मियोसिस, दूसरा फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण से डीएनए हमारा क्या रहता है बेटा? स्टेबल रहता है। कैसे रहता है? स्टेबल। कैसे रहता है पता चला? हमेशा पहले क्या होता है, ये 22 प्लस ऑटोसोम और XY है ना, ये क्या है? पेयर्स हैं। तब क्या हो जाएगा, जब गैमेट टूटेंगे तो अलग अलग नंबर में टूटेंगे, वो भी टूटा, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो जाते हैं वो, हम लोग XY इसलिए लिखते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि 22 क्या है? ऑटोसोम, तो वो तो सेक्स क्रोमोसोम के साथ में जाएंगे ना 22 पेयर्स, है ना। अब ये पूरा हो गया, तो इसको कहीं ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो दो प्रोसेस होती है, एक मियोसिस, एक फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण से डीएनए क्या रहता है? स्टेबल रहता है। ये प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है ना। क्या कुछ कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं कुछ ऐसा बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर आ रहा है क्या? नहीं सर, पहले एक कॉपी थी उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना, क्या कहला गया? मियोसिस। फिर जो दो कॉपी थी उसको सर एक कॉपी में जोड़ दिया, क्या कहला गया? फर्टिलाइजेशन। कुछ हुआ क्या बाहर से आया, कुछ अंदर से बाहर, कुछ हुआ क्या ऐसा, इसलिए डीएनए क्या हो गया बेटा? स्टेबल रहता है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आते। आया समझ में? ये लिखना था। अगला सवाल देखो, with the help of an activity explain the condition under which iron article get rusted। ये आपकी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, मैं समझा देता हूँ, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्टिविटी समझा देता हूँ। एनसीईआरटी में क्या करता है बेटा? 3 टेस्ट ट्यूब लेता है। क्या लेता है? 3 टेस्ट ट्यूब लेता है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए हो गई, ये टेस्ट ट्यूब बी हो गई, ये टेस्ट ट्यूब सी हो गई, है ना। पहली टेस्ट ट्यूब में क्या करता है? ऐसा पानी भरता है और उसमें क्या करता है बेटा? डायग्राम बहुत अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक काली टेस्ट ट्यूब लूंगा मैं, एक अपन क्या करेंगे बेटा, चलो मतलब अलग अलग के लिए, मेरे लिए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहली टेस्ट ट्यूब में क्या बेटा? पानी डाल दिया मैं, क्या डाल दिया? वाटर। साथ में मैंने क्या कर लिया बेटा? कील्स ली, है ना, या फिर नेल्स ले लो, है ना। ये क्या है बेटा? आपके तो कील्स आती है ना आयरन की, वो ले ली, ठीक है। और साथ में मैंने क्या डाला? एयर। और इसमें ऐसे बाहर से ऐसा कॉर्क लगा दिया, बंद हो गई, ठीक है। ऊपर मैंने क्या कर दिया? कॉर्क लगा दिया, ठीक है। सेकंड में क्या किया मैंने? इसमें मैंने क्या किया बेटा? पानी तो लिया, इसके साथ मैंने क्या किया? आयरन नेल भी ली, आयरन नेल लिया। साथ में मैंने क्या किया बेटा? इसके ऊपर, वाटर के ऊपर एक मैंने ऑयल की लेयर डाली। किसकी डाली? ऑयल की। ऊपर एयर भी डाली और क्या कर दिया बेटा? इसका कॉर्क बंद कर दिया। थर्ड में मैंने क्या किया बेटा? पानी नहीं लिया, है ना, मैंने क्या किया बेटा? ऐसे एक सॉल्ट लिया जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। किसका सॉल्ट लिया बेटा? कैल्शियम क्लोराइड का। साथ में मैंने क्या किया बेटा? आयरन की कील ली, ठीक है, एयर लिया और इसको भी बंद कर दिया। अब ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दिया, 3 स्लाइड ली, ऐसा ऐसा किया। उसमें मैंने क्या किया बेटा? इसमें मॉइस्चर, मतलब एयर है तो ऑक्सीजन होगा, पानी है तो क्या होगा बेटा? मॉइस्चर होगा, ठीक है। इसमें क्या है सर? एयर भी है, ऑयल भी, और क्या है? H2O मॉइस्चर है। इसमें क्या है सर? कैल्शियम क्लोराइड है, एयर है, पर H2O है क्या बेटा? एब्सेंट। अब इसमें बोल रहा है कि किसमें बेटा रस्टिंग लगेगी। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग में कुछ नहीं होता सर, आयरन, अगर आयरन को ऑक्सीजन और मॉइस्चर का प्रेजेंस मिले तो क्या बना लेता है सर? एक ऑक्साइड बना लेता है, FeO, है ना। तो ये कैसा होता है? FeO या फिर Fe2O3 ऑक्साइड बना लेता है। और कैसी ऑक्साइड बनाता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर की। कैसी? रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड बनाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इनमें से किसमें रस्टिंग लगेगी? किसमें? ये आयरन भी है, ऑक्सीजन भी और मॉइस्चर भी है। बोलोगे सर पहले में देखता हूं। पहले में सर आयरन का कील तो है, मॉइस्चर भी है, एयर भी है, तो इसमें जंग लगने के चांसेस हैं क्या बेटा? हाँ। ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या हो जाएगा बेटा? जब कील को निकालोगे तो उसमें क्या लगेगा? रहेगा रेडिश ब्राउन कलर की रस्टिंग रहेगी। बी में देखो सर, पानी है, कील भी है, एयर भी है, लगा दो सर, इसमें भी रस्टिंग करा दो। नहीं, क्यों सर? बीच में किसकी लेयर आ गई? ऑयल की। अगर ऑयल की लेयर आ गई तो इमिसिबल है बेटा। क्या एयर क्रॉस करके यहां तक जाएगा? क्या ऑक्सीजन जाएगा? क्या रस्टिंग लगेगी क्या बेटा? नहीं। थर्ड में देखो सर, इधर तो पानी नहीं है, ठीक है ना सर, जो थोड़ा बहुत पानी था भी, उस पानी को कौन ले गया बेटा? कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? एनहाइड्रस होता है। कैसा होता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है, और ये बहुत तेजी से पानी को क्या करता है? सॉल्ट है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो थोड़ा बहुत पानी था भी टेस्ट ट्यूब में, वो भी कौन एब्जॉर्ब कर लिया? कैल्शियम क्लोराइड। तो पानी बचा क्या? अगर पानी नहीं है तो क्या जंग लगेगा क्या बेटा? नहीं। यही एक्टिविटी आपको क्या करनी थी? एक्सप्लेन करनी थी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी।
इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की एक्टिविटी क्या करो बेटा, जरूर से जरूर पढ़ो, काम आएगी आप, है ना। उसी में से ही सवाल बनते हैं, ठीक है। ये आयरन नेल वाला सवाल तो उसका फेवरेट है ना, एग्जामिनर का बार बार पूछता। आया समझ में तीनों के तीनों? चलो इसी बहाने आपकी एक एक्टिविटी भी क्या हो गई, डिस्कस। सेकेंड सवाल क्या पूछा है बेटा, नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, ऐसे दो मेटल के नाम बताओ और 3 ऑब्जर्वेशन भी लिखो कि जब वो मेटल रिएक्ट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। आपको पता होगा सर हमको पता है कि कौन से दो मेटल है जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं सर, एक तो सोडियम है और एक क्या है, पोटेशियम। जैसे इनको सर कोल्ड वाटर मिलेगा तो ये क्या बना लेते हैं सर, ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, हाइड्रोजन। और कैसा साउंड क्रिएट करती है, पॉप साउंड। और आपने देखा हो जैसे सोडियम को एयर मिला या फिर मॉइस्चर मिला, तुरंत वो क्या कर जाता है, ऐसे ना विस्फोट कर जाता है ना, रिएक्ट करके। तो अब मेरे को ऑब्जर्वेशन क्या मिली बेटा, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिली सर जो क्या बनेंगे, मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मेटल के ऑक्साइड्स। तो ये क्या करेंगे बेटा, वाटर में फ्लोट करेंगे। क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या मिली सर, मेरे को हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। क्यों, क्योंकि एक ऐसा साउंड करेगी सर, पॉप साउंड करेगी। थर्ड मेरे को एक चीज पता चली सर, ये जो रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती। तो आपको ये रिएक्शन लिखना था और ये 3 ऑब्जर्वेशन लिखने थे, खत्म। आया समझ में, आया समझ में। इसी का बी पार्ट दिया है, राइट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। अब आपसे पूछ रहे हैं जो गैस निकली है मेरे को कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो टेस्ट याद रखो बेटा, इस टेस्ट का नाम क्या है, आप जैसे ही बर्निंग स्प्लिंट लेके जाओगे, है ना, बर्निंग स्प्लिंट लेके क्या करोगे, जाओगे हाइड्रोजन के पास में, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो जलने लगेगी, फायर लग जाएगी। क्या लग जाएगी, फायर। तो ये बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट होता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाइड्रोजन अपने आप नहीं जलेगी, हाइड्रोजन अपने आप नहीं जलेगी। वो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप बर्निंग स्प्लिंट लेके जाओगे तो हाइड्रोजन क्या कर लेगी बेटा, आग पकड़ लेगी। और कैसे पता चलेगा बेटा कि अगर मान लो CO2 गैस रिलीज हुई है तो कैसे पता चलेगा, आपको बताया था मैं कि आप क्या लेके जाओगे बेटा, लाइम वाटर। क्या लेके जाओगे, लाइम वाटर। और जैसे अगर लाइम वाटर, अगर CO2 निकला तो CO2 लाइम वाटर को कैसा कर देगी, मिल्की कर देगी। तो याद रखो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे बेटा, एक तो पॉप साउंड है, दूसरा सर स्प्लिंट, बर्निंग स्प्लिंट लेके जैसे ही पास में गए तो क्या लग जाएगी, आग। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सर जैसे लाइम वाटर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि CO2 निकला कि H2 निकला है। आया समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्या है बेटा, बैक्टीरिया और फंगस को वाई कॉल्ड डिकम्पोजर्स एंड लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ डिकम्पोजर। बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहता है, क्या हो रहता है बेटा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कैसा, ऑर्गेनिक मैटर, उसको क्या कर देते बेटा, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। किसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं बेटा, सिंपलर सब्सटेंस में। किसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। और वही फिर सॉइल में क्या हो जाता है, मिल जाता है, ह्यूमस बन जाता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स बोलते हैं। मतलब मरे हुए को क्या करते हैं बेटा, डीकंपोज करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। प्लांट्स है, एनिमल्स है उसको, इसीलिए हम लोग इनको डीकंपोजर बोलते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं डीकंपोजर के, पहला समझो, अगर मान लो किसी भी एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है ना, अगर डिकम्पोजर मान लो नहीं होते तो एनिमल्स क्या करते बेटा, स्मेल करके पड़ा रहता कि नहीं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती कि नहीं। पर ये क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या करते बेटा, इनको क्लीनर ऑफ द इकोसिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लीनर ऑफ द इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं और पूरा क्या कर देते बेटा, उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, है ना, पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इनका, है ना। तो एडवांटेज लिखना था, है ना, तो लिख लोगे। अगला इसमें से 4 आपको क्या दिए बेटा, कंपाउंड्स दिए हैं। इनमें से क्या किया है, बताना है कि कौन सी रिएक्शन कौन करेगा। पहला क्या दिया है, विच ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन हीटेड इन 443 केल्विन। हर साल ये सवाल पूछता है, हर साल।
ठीक है ना। 443 केल्विन में अगर किसी कंपाउंड को इनमें से हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी होगा, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इथीन का। एज इट्स मेजर प्रोडक्ट, मतलब मेजर प्रोडक्ट इथीन बन रहा है, साथ में कुछ और भी बन रहा होगा। स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द रिएक्शन, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको कई बार पढ़ा है बेटा, कौन सी रिएक्शन है ना, अगर इथेनॉल को, किसको बेटा, इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल है ना, अगर इथेनॉल की रिएक्शन हम किस पे करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब सर क्या निकाल देगा, सर पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, पानी। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, अब C2H5 का मॉलिक्यूल ड्रॉ करो। सर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये O और H, यही होगा C2H5 का। जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 में आएगा सर, इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा, इधर से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब क्या बचेगा, 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल रहा है, वाटर। ये आपको रिएक्शन करवाना था, और साथ में बताना था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल होता है। क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकालता है। क्या निकालता है बेटा, पानी। ठीक है, और क्या बताना था, और कुछ था, ठीक है। इक्वेशन तो लिख दिया अपन ने। सेकंड क्या पूछा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा, एस्टरिफिकेशन, है ना। तो अगर मैंने इथेनॉल C2H5OH की रिएक्शन किससे करा दी, CH3COOH, तो ये क्या है बेटा, इथेनॉल है। सर ये क्या है सर, इथेनोइक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इससे अगर मैंने रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग, पानी तो निकलेगा बेटा, तो क्या बनेगा, है ना, प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, C2H5 ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर, है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या बनेगा, C2H5COOCH3 प्लस क्या निकलेगा बेटा, पानी। पानी, ठीक है ना, मिथाइल, है ना, इथाइल एसीटेट बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या बनता है, एक्चुअली में क्या है, ये R हो गया, ये क्या है C, ये क्या है O, ये भी क्या है R, तो क्या बनता है बेटा, ईस्टर बनता है ना। ईस्टर का सफिक्स क्या यूज होता है, OA, ठीक है ना। इथाइल इथेनोएट क्या होता है, मिथाइल इथेनोएट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट बनता है। और मैं इसमें एक चीज बताया था, जब भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ईस्टर बनता है, तो कैसी स्मेल आती है बेटा, ईस्टर की स्वीट स्मेल। कैसी आती है, स्वीट स्मेल आती है। और ये जो सिरप वगैरह होते हैं ना, कफ सिरप वगैरह बनते हैं, तो किस क्या रहता है उसमें, ईस्टर रहता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब अगला देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, आपको एक फूड चेन दिया हुआ है, और इसमें क्या बोल रहा है सवाल में, अगर मैं डियर को हटा दूं, डियर कौन से ट्रॉपिक लेवल पे, T2 पे, अगर मैं डियर को हटा दूं तो क्या होगा, इकोसिस्टम में क्या चेंज आएगा। सर अगर आप यहां से इसको हटा दोगे तो प्लांट को कौन खा रहा था, डियर, अगर डियर हट जाएगा तो प्लांट का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। सर अगर आपने डियर को हटाया तो डियर को कौन खा रहा था, लायन, तो लायन को अगर खाना नहीं मिलेगा तो लायन स्टारवेशन, भूख से मर जाएगा कि नहीं। सर एक का प्लांट का पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं है, और लॉयन का पॉपुलेशन घट जाएगा, क्यों, क्योंकि सर उसको खाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि डियर तो हट गया, तो स्टारवेशन के कारण लॉयन की डेथ हो जाएगी, तो ओवरऑल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, कर लोगे। अगला डिस्कस करते हैं। अगला सवाल क्या है, लिस्ट एनी टू कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं बेटा, वो डिवाइसेस होते हैं या फिर वो मेडिकल टूल होते हैं जिसका यूज करते हैं ताकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो पाए, मतलब स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन ना हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या यूज होता है, अपन ने पढ़ा था, जैसे निरोध हो गया, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव है। दूसरा क्या बेटा, कॉपर टी हो गया, फीमेल में कॉपर, क्योंकि कॉपर टी को क्या करते हैं, टी शेप में होता है एक्चुअली में ऐसा,
ऐसा समथिंग होता है, कॉपर का बना होता है, इसको डॉक्टर यूट्रस में इम्प्लांट कर देता है। तो जैसे ही स्पर्म आता है तो ये कॉपर क्या करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, स्पर्म बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर और एसिड के लिए, सारे कील हो जाते हैं। जब स्पर्म कील हो गया, क्या ओवम के पास जा पाएगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा क्या बेटा, नहीं। तो कॉपर टी हो गया, निरोध हो गया, है ना। थर्ड क्या होता है, एक टैबलेट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाडी, फीमेल कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। मालाडी टैबलेट होती है, वो क्या करती है बेटा, किसी ने इसको माला दिल लिखा था, तो नहीं है, ठीक है ना। ये क्या होती है, मालाडी टैबलेट है, ये क्या करती है बेटा, ये भी फर्टिलाइजेशन होने से प्रिवेंट करती है। अगर आपको सर्जिकल मेथड दिया होता तो फिर क्या यूज करते बेटा, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के टाई कर देते हैं, और वेसेक्टोमी मेल में होती है जिसमें वासा डिफरेंशिया को काट के टाई कर देते हैं। तो अगर वासा पाइप ही कट गया बेटा तो स्पर्म आगे जा पाएगा क्या, पाइप ही कट गया क्या, फैलोपियन ट्यूब से ओवम आगे जा पाएगा क्या, तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या बेटा, नहीं। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पूछा है, तो उसमें आप सर्जिकल मेथड नहीं लिखोगे। अगला क्या पूछा है, टू रोल्स ऑफ टेस्टिस, है ना, मेल में टेस्टिस पाया जाता है, उसके 2 रोल बताना है। पहला तो सर स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, किसका करता है, स्पर्म का। सेकंड सर मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, क्या होता है वो बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ये हो गए किसके बेटा, टेस्टिस के फंक्शन, लिख लोगे। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल में क्या होता है, 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है, याद रहेगा। अगला, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर्म कैसे होती है, तो अंडरलाइन करो, फॉर्मेशन बताना है, प्लस डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न। तो पहला आपको क्या बताना बेटा, फॉर्म कैसे होती है, दूसरा अगर डैमेज होता तो कैसे, वो चिंता का विषय है। तो इसमें एक्चुअली में आपको कैसे करना चाहिए था, सर ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, क्या बना दिया सर, सर जादू से स्ट्रेटोस्फियर बना दिया, क्या बना दिया, स्ट्रेटोस्फियर। सर ये सन है ना, हमारे यहाँ कैसे सन होते बेटा, नीले होते, कैसे होते, नीले होते। पानी नीला तो सन भी नीला, अपनी मर्जी बेटा, पीला हो चाहे नीला है तो सन, है ना। ये क्या है बेटा, सन रेज आएंगी, सन रेज कौन सी रेज लाएंगे बेटा, अल्ट्रावायलेट, कौन सी रहेंगी, अल्ट्रावायलेट। अब यहाँ स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ क्या बेटा, ऑक्सीजन घूम रहा है, क्या घूम रहा है, ऑक्सीजन मनमस्क होकर घूम रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन से कौन मिला बेटा, अल्ट्रावायलेट, हाई टेम्परेचर है, ऑक्सीजन को किस में तोड़ देगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। अब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा बेटा, सॉरी सिंगल ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, मॉलिक्यूलर से, तो क्या बना देगा बेटा, ओजोन। ये प्रोसेस नॉर्मल क्या होती है बेटा, चलते रहती, कहां, स्ट्रेटोस्फियर में। एक चीज याद रखना, आपसे कभी पूछ सकता है, ओजोन जब तक स्ट्रेटोस्फियर में है तब तक बहुत अच्छी है, जैसे ही ट्रोपोस्फियर में आई, सबसे पहली लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर, अगर वहां आई तो क्या है बेटा, पॉइजन है, क्या है, पॉइजन। तो यहां है तब तक बहुत अच्छी लेयर है, ठीक है ना। तो ऐसे ओजोन का क्या होता है, फॉर्मेशन। और अगर ओजोन का डिप्लीशन हो, ओजोन का डिप्लीशन कैसे होगा सर, अगर मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने बहुत रिलीज किया, कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, एसी वगैरह है, रेफ्रिजरेटर, उसमें पाया जाता है। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हुआ, है ना, इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, ये Cl2 क्या जाएगा ऊपर। ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन से जुड़कर ओजोन बना रहा है, उससे कौन ज्वाइन हो जाएगा, क्लोरीन, तो क्या बना देगा, OCl। तो क्या सिंगल जो ऑक्सीजन है वो O2 से जुड़ के O3 बना पाएगा क्या, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना, समझ है। अगर ओजोन डिप्लीशन होगा, क्यों कंसर्न का विषय बेटा, क्यों, क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट जो रेज है, ये बहुत हार्मफुल रेज होती है, कैसी होती है बेटा, हार्मफुल, बहुत हाई एनर्जी होती है ना, हार्मफुल रेज है। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज सन से अर्थ में आती है तो ओजोन क्या है बेटा, फिल्टर की तरीके से काम करते हैं, सारी अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर कर देता है, तब जाके हमारे इसमें आते हैं, है ना। अगर डायरेक्टली आ जाएंगे हमारे अर्थ सरफेस पे, क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग बीमारियां होंगी, स्किन कैंसर कॉज होगा, लोग अंधे हो जाएंगे, कैटरेक्ट वगैरह हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए क्या बेटा, लाइफ लाइन के तरीके से, इसलिए ओजोन को डिप्लीट होने से बचाना है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन क्या करना बेटा, उसको गिराना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ है अच्छे से। तो ये प्रॉपर आप बना के डायग्राम बढ़िया बता सकते हो, वही फॉर्मेशन, कितना अच्छा लगेगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा बेटा। अगला सेक्शन डी, जनरली जो सेक्शन डी रहता है कितने मार्क्स का रहता है बेटा, 5 मार्क्स का रहता है, ठीक है।
पहला क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर ब्रायोफाइलम की लीफ सॉइल में गिर गई तो एक नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइलम में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल। असेक्सुअल में भी कैसा होता है, वेजिटेटिव। तो उसकी जो लीफ होती है ब्रायोफाइलम की, उसको आप कॉपी में भी रख दो तो उससे लीफ से जड़ें निकलने लगती है, और वो उसको फिर से उसकी लीफ को सॉइल में लगा दो तो एक नया ब्रायोफाइलम बन जाता है। तो वही बोला, अगर उसका लीफ फॉल हुआ सॉइल में तो उससे रूट्स निकलेंगे और एक नया ब्रायोफाइलम का पेड़ निकल जाएगा। तो उसको वेजिटेटिव पार्ट से बना ना बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो भी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लानेरिया, फ्रेगमेंटेशन है ना, या फिर रीजनरेशन। जितने भी हिस्सों में प्लानेरिया को काटोगे, हर एक हिस्से से क्या हो जाएगा बेटा, एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। ये भी किसका टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेम स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया किसमें पाए जाते हैं, फंगस में, राइजोपस में। स्पोरेंजिया क्या रिलीज करेंगे, स्पोर्स है ना। ये कौन से टाइप का, तीनों ही कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन बेटा, असेक्सुअल। कौन से है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला बोल रहा है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर्स इन ए फ्लावर, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है ना। एक फ्लो चार्ट हमेशा याद रखो तुम लोग, कि देखो ये क्या है बेटा, मेल गैमेट है ना। मान लेते हैं कि पेड़ का कर रहे थे, पोलन क्या है बेटा, मेल गैमेट। ये क्या है बेटा, एग। ये क्या है, एग। ये क्या है बेटा, फीमेल गैमेट। ठीक है ना। अब ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। अब इनका क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन। या फिर हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और आपको बताया था जाइगोट एन होता है कि 2n होता है, 2n होता है। और जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। और ये आगे चल के क्या बना देगा, सीड बना देगा। ठीक है ना। तो ओव्यूल जो होंगे वो सीड बना देगा, ओवरी क्या बना देगा बेटा, फ्रूट बना देगा। वही एंडोस्पर्म रहता है, वो क्या बना देता है बेटा, फ्रूट बना देगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी, ये जो एग है ना, एग क्या है एक्चुअली, ओव्यूल है ना। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। यही आपको लिखना था, है ना। अनुभवी बेटा ऐसा फ्लावर बना के आ गए। ठीक है, तो फ्लावर नहीं, पूछ कह रहा है वो देखो, समझ आया। ठीक बेटा, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कंटिन्यू करते हैं ना। ये सवाल क्या है, राइट द नेम जनरल फॉर्मूला। देखो समझो क्या क्या पूछ रहा है। पहला नेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब अल्केन होगा तो अल्कीन होगा तो अल्काइन होगा, तो अपन को पता है। चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन। कैन टेक्स प्लेस स्टेटिंग द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एडिशन रिएक्शन। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, एडिशन रिएक्शन पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, एडिशन रिएक्शन। और अपन तो पढ़े ना बेटा, पता है ना, कि एडिशन रिएक्शन किसमें होती है बेटा, किसमें होती है सर, एडिशन रिएक्शन या तो सर अल्कीन में होगी या तो अल्काइन में होगी, यही होती है ना। अल्कीन में होगी तो सर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। अगर अल्काइन में होगी तो सर क्या होगा, CnH2n-2। इसी में होगी ना। याद रखो एडिशन रिएक्शन हमेशा किस में होती है, अल्कीन में या तो अल्काइन में। अगर मैं इन दोनों को बोलूं बेटा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती, सही है कि गलत, सही है। क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन होती क्या है, एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने क्या लिया बेटा, इथीन लिया। क्या लिया, इथीन। इसमें मैंने क्या किया बेटा, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। कोई भी कैटलिस्ट ले लो। कैटलिस्ट क्या होते हैं सर, वो जो पीछे से आग लगाते हैं। ठीक है ना, क्या रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। होते हैं ना कुछ दोस्त लोग बेटा, बीच में से आग लगा के लड़ाई झगड़ा करा देते हैं और दूर से देखते रहते हैं, ना उनका कुछ घाटा हुआ ना फायदा हुआ, पर मजा आ रहा है। वैसे कैटलिस्ट होते हैं। रिएक्शन में क्या करते बेटा, इसके रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्या खुद पार्टिसिपेट करेंगे क्या, नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड हटेगा ना बेटा, एक बॉन्ड हटा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। कोई गैस निकलेगी क्या बेटा, कुछ निकलेगा क्या, क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन बनेगा। यही क्या है, एडिशन रिएक्शन। सर व्हाट इज दिस, अगर सर ऐसा अल्काइन में करना हो तो सर, अभी आपने ये क्या बताया, अल्कीन का बताया, सर अल्काइन का बता के बताओ तो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया बेटा, इथाइन। अब
एक बॉन्ड टूटा तो दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, दो बॉन्ड टूटेगा तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी बेटा? 4। सेम कैटलिस्ट रहेंगे और क्या बन जाएगा बेटा? इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। आया समझ में? यही है क्या बेटा? एडिशन रिएक्शन, है ना? अपन ने पढ़ा था ना बेटा, वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? घी में, है ना? वनस्पति घी, वो भी क्या है? एडिशन रिएक्शन। ऑयल क्या होता है? अनसेचुरेटेड। घी क्या होता है? सेचुरेटेड। तो हमारे लिए क्या अच्छा है बेटा? अनसेचुरेटेड की सेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड। इसीलिए कभी भी तेल लेना तो मूफा एंड पूफा देख के लेना बेटा। मूफा क्या है? मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि बेटा ये सेचुरेटेड है, मतलब इसकी 3 बॉन्ड फ्री है, तो 3 कोलेस्ट्रॉल इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ तो एक ही बॉन्ड फ्री है, एक ही कोलेस्ट्रॉल जुड़ेगा। तो आप क्या चाहते हो? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जुड़े कि कम जुड़े? कम जुड़े, नहीं तो ऐसा वेन्स में ब्लॉकेज आ जाएगा। तो हमारे लिए क्या अच्छा बेटा? मूफा एंड पूफा अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं? ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए, डालडा नहीं खाना चाहिए, वो क्या होता है बेटा? सेचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना? इसीलिए ऑयल खाओ। आजकल लोग पाम ऑयल बहुत खाते हैं। पाम ऑयल कैसा बेटा? सेचुरेटेड है, बहुत नुकसान करता है। इसीलिए मूंगफली का तेल खाओ, है ना? फॉर्चून है, सफोला है, ये सब, है ना? ब्रांडिंग वाले सब पैसा मेरे को बाद में दे देना। ठीक है, आया समझ में? एडिशन रिएक्शन कर लोगे? आया बेटा? अगला सवाल क्या पूछा है? बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना। नहीं बना लोगे क्या? सर व्हाट इज दिस? बेइज्जती कर दी आप तो। ये क्या है बेटा? अल्टरनेट सिंगल डबल। क्या है इसमें? फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। बोलोगे सर मेरे को तो हाइड्रोजन दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है क्या बेटा? दिखना चाहिए। कहां से देखना? मन की आंखों से देखो। हर कार्बन के पास क्या दिखेगा बेटा? एक हाइड्रोजन। किसकी आंखों से देखना है? मन की आंखों से। तो दिखा क्या बेटा? ऐसे आपको स्ट्रक्चर क्या करना है? ड्रॉ करना है। कर लोगे? कितना आसान पेपर आया था। हमारा क्या हो गया बेटा? इल्ले इल्ले डिंग डिंग पोपो हो गया। अगला देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट, क्वेश्चन नंबर 36, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? जनरली नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल के पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या बेटा? नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तब क्या? तो बैड कंडक्टर। सेकेंड, कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन नॉर C4 नेगेटिव। मैं आपको एक चीज बता चुका जब मेटल नॉन मेटल पढ़ा है कि एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना गेन कर सकता है, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा क्या होता है बेटा? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इतनी एनर्जी पॉसिबल ही नहीं। इसलिए कार्बन क्या करता है? ना 4 बॉन्ड गेन कर पाता, ना लूज कर पाता। इसलिए क्या बना लेता है कार्बन? बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता। क्या बना लेता बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता। कोवेलेंट बॉन्ड क्या गेन और लूज से बनती क्या बेटा? नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। आया समझ में? सिर्फ सिंपल से ये लिखना था कि सर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में, गेन करने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए नहीं बन पाता है। अगला देखो बेटा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर बना लोगे क्या? डॉट स्ट्रक्चर। इथेनॉल होता क्या सर? सी, है ना? इधर क्या हो जाएगा? डॉट, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्रॉस से कर देते हैं, है ना? इधर डॉट क्रॉस, इधर डॉट क्रॉस। तो डॉट आपको क्या बता रहा है बेटा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन, है ना? क्रॉस आपको क्या बता रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? पहले तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। CC के बीच बॉन्ड हो गई, तो है ना 3 H लग गए। अब एक H कहाँ लग जाएगा? इधर लग जाएगा, है ना? एक H कहाँ लग जाएगा? इधर लग जाएगा, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? बाकी एक ये ऑक्सीजन वाला हो गया बेटा, है ना? और एक क्या हो जाएगा? इधर हाइड्रोजन वाला हो जाएगा। कि आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। जब भी डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो ऐसा गोला बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इलेक्ट्रॉन रख के डॉट बना दो और लिख दो किनारे की सर डॉट कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, और एक्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन। तो एक्स क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बता रहा है, और कार्बन के क्या बता रहा है? डॉट क्या बता रहा है? कार्बन और कार्बन के। बना लोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला, आइडेंटिफाई द हेट्रो एटम। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? जो अलग है। कैसा है? अलग है ना? जो एकदम अलग दिख रहा है। सर पूरी चेन में तो ये क्या है सर? ऑर्गेनिक है। कैसा है सर? ऑर्गेनिक है। कार्बन हाइड्रोजन अलग क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो हेट्रो एटम क्या है बेटा? ऑक्सीजन।
दूसरे में सर कार्बन हाइड्रोजन की चेन, अलग क्या दिख रहा है, क्लोरीन। तो हेट्रोएटम क्या हुआ बेटा, उसमें ऑक्सीजन और इसमें क्या हुआ, क्लोरीन। आया समझ में? देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 4-5 पार्ट में बांट दिया, और अगर आप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिख के आओगे सीबीएसई में तो नंबर पूरे मिलेंगे बेटा, प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अगर घुमाने की कोशिश करोगे टीचर को तो तुमको घुमा देगा बेटा, है ना, घुमा के जहां वो ऐसा 5 देने वाला था बेटा, ऐसा करके ऐसा 0 कर देगा, है ना, मजा आ जाएगा। अब अपन लोग क्या पढ़ते, सेक्शन ई केस स्टडी। ये कितने मार्क्स की होती है बेटा, 4 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। केस स्टडी पढ़ते हैं, पेन चेंज कर ले, काला काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इसमें कुछ दिया हुआ है, इन सम फैमिलीज आइदर रूरल और अर्बन फीमेल्स आर टॉर्चर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू ए फीमेल। अपन ने पढ़ा है फीमेल फीटिसाइड के बारे में पढ़ा है, अभी तो फिर भी कम हो गया, नहीं तो पहले राजस्थान और हरियाणा में क्या होता था बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन पहले बैन नहीं था, तो जैसे ही पता चलता था कि मदर के पेट के अंदर फीमेल, तो उसको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि फीमेल को बर्डन समझा जाता है, दहेज देना पड़ेगा, ठीक है ना, और बाहर भेज भी नहीं सकते, है ना, एक तरीके से अपने इज्जत से उसको क्या किया जाता है, मतलब लिंक किया जाता है, ठीक है। लड़का बाहर कुछ भी करे चलेगा, पर लड़की कुछ भी की तो बेटा गलत है, इज्जत पे आ जाती है। फिर वही लिखा हुआ है, they don't seem to understand the scientific reason behind the birth of a boy। बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है केस स्टडी, ये बता रहा है कि गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर ज्यादातर, क्योंकि वहां उतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं, लिटरेसी नहीं, तो लोगों को किसकी बेटा ज्यादा डिमांड रहती, मेल चाइल्ड की, है ना। कोई भी होगा क्या चाहेगा, मेरा वंश आगे चलता रहे, तो मेल चाइल्ड की ज्यादा डिमांड रहती है। और उसके लिए परेशान किसको किया जाता है, जो विमेन रहती है, कि तुम्हारे के अंदर कुछ कमी, जिसके कारण से बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बच्ची पैदा हो रही है। पर हम साइंस वाले बच्चे, हम इसको मानेंगे क्या, मिथ को? नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि हर जनरेशन में कितनी पॉसिबिलिटी रहती है बेटा, 50% मेल चाइल्ड की भी रहती है और 50% फीमेल चाइल्ड की भी रहती है। क्या ऐसा है क्या कि फीमेल में कोई कमी रहती है इसके कारण से फीमेल चाइल्ड होती है? क्या मेल में कोई कमी रहती है इसके कारण से होती है? क्या नहीं, ये पूरा जेनेटिक्स और प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, खेल है। हर जनरेशन में फीमेल के भी चांसेस 50% और मेल के भी चांसेस 50% है, तो वही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताना है, स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ न्यू बोर्न बेबी इज डिटरमाइंड। आपको बता चुका हूं कि न्यू बोर्न बेबी जो होगा उसका सेक्स कैसे डिटरमाइंड होगा, सर फादर से। अगर फादर से एक्स गया तो मदर से तो पक्का ही एक्स आना है, तो फीमेल चाइल्ड हो जाएगी। अगर फादर से वाई गया तो फीमेल से तो एक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेल चाइल्ड। तो फादर ही डिसाइड करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, एक्स गया तो फीमेल, वाई गया तो मेल, लिख लोगे। सेकंड क्या पूछता है, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड मिसमैच्ड पेयर। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसको मिसमैच्ड पेयर क्यों बोलते हैं? एक चीज याद रखो, मैं आपको शायद नहीं बताया था, मेल में क्या होता है बेटा, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। याद रखो, एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। और वाई क्रोमोसोम कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। एक क्रोमोसोम बड़ा, एक क्रोमोसोम छोटा, तो मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया? इसी कारण से क्या होता है बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कैसा है, मिसमैच है, ठीक है। पर फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स एक्स है तो लगभग बराबर ही रहते हैं। अगला सवाल, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स रीस्टोर्ड इन प्रोजेनी। सेम सवाल पिछले जैसा, कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में है, प्रोजेनी में ही कैसे रिस्टोर्ड हो जाते हैं। पहले मियोसिस होगा सर, गैमेट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएंगे, रिस्टोर्ड हो जाएंगे। सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन प्रीवियस जैसा, जैसे वो पढ़े थे ना कि डीएनए क्यों स्टेबल रहता है, किस वजह से, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। तो क्यों पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जो इंफॉर्मेशन जाती है कैसे रिस्टोर्ड हो जाती है, पहले मियोसिस हुआ फिर फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस क्या करेगा, एक कॉपी को 2 में अलग कर दो, फिर 2 को जोड़ दो, फर्टिलाइजेशन। क्या कहीं कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या बेटा, नहीं, तो क्या हो गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिस्टोर्ड। तो वही सेम रीजन लिखना, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, समझ है। अगला देखो, एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। याद रखो, जैसे ह्यूमन है ना, एनिमल्स है कुछ कुछ, तो उनमें क्या होता है, सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना। पेरेंट्स है ना, एक्स वाई हुआ तो मेल है, एक्स हुआ तो फीमेल है। पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेक्स बेटा जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल याद रखो बेटा, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एग्जांपल याद रखो बेटा, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया,
है ना, और एलिगेटर हो गया। ये जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं बेटा, जमीन में चलते हैं, है ना, तो उनको हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। इनका जो सेक्स होता है ना, मेल होगा कि फीमेल होगा, कैसे डिटरमाइंड होता है, जेनेटिकली होता है क्या, नहीं, इनका सेक्स डिटरमाइंड होता है बेटा टेम्परेचर से। किससे, टेम्परेचर से। याद रखो टर्टल में कैसा होता है कि अगर वार्म टेम्परेचर है, कैसा बेटा, वार्म टेम्परेचर, तो कैसा सेक्स होगा, फीमेल सेक्स होगा। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो कैसा सेक्स होगा, मेल सेक्स होगा टर्टल में। उसी प्रकार से क्रोकोडाइल में जस्ट उल्टा होता है, अगर कोल्ड है तो फीमेल होगा और वार्म है तो मेल होगा। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, याद रखो, जनरली पूछ लिया तो सवाल पूछा नहीं जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका सेक्स जो है बेटा जेनेटिकली नहीं डिटरमाइंड होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कर लोगे तो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, टर्टल, एलिगेटर ये होते हैं जिनका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है बेटा, टेम्परेचर। कौन डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर तो फीमेल और कोल्ड तो मेल। क्रोकोडाइल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, एलिगेटर में इसका उल्टा होता है। ठीक है, अगला देखो मेटल्स के बारे में दिया हुआ है ना, मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, फॉर दिस वी नीड देयर एक्सट्रैक्शन। पता है मेटल से हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। सबसे पहले मेटल कैसे ऑब्टेन्ड होता है बेटा, उसका ओर मिलता है, फिर ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। कंसंट्रेशन करने के बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लास्ट में रिफाइनिंग करते हैं, ऐसे जाके हम लोग को मेटल क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें सवाल क्या पूछा पढ़ो, नेम एन ओर of mercury and state the form in which mercury is present in it। तो मरकरी का ओर क्या होता है आपको बताया था सर, मरकरी का साइन तो Hg होता है और इसका ओर क्या होता है, सीना बार। क्या होता है बेटा, सीना बार। कौन सी बार बेटा, सीना बार, है ना। HgS फॉर्म में क्या होता है बेटा, जनरली मिलता है ना, मर्क्यूरी सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। इतना सिर्फ लिखना था। अगला देखो, व्हाट हैपेंस टू जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज heated strongly in a limited supply। जैसे ही लिमिटेड सप्लाई मिला सर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। क्या होता है, कैल्सिनेशन, है ना। एयर का सप्लाई लिमिटेड है, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा बेटा, लिमिटेड है, तो क्या प्रोसेस होगी, कैल्सिनेशन। अगर सर ऑक्सीजन का सप्लाई अनलिमिटेड है तो कैसी प्रोसेस होगी बेटा, रोस्टिंग। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग जिंक कार्बोनेट को, किसको बेटा, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे, डेल्टा साइन किसका होता है, हीट का, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, और कैसी, ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सेस है कि लिमिटेड है, लिमिटेड एयर है। क्या है बेटा, लिमिटेड एयर, मतलब कैल्सिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कैल्सिनेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टूटेगा, तो क्या बनाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। अभी जिंक ऑक्साइड बना, इससे हम लोग जिंक एक्सट्रैक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं। यही आपको रिएक्शन लिखनी है, समझ है। अगला देखो, हाँ, द रिएक्शन ऑफ ए मेटल ए विथ आयरन ऑक्साइड, है ना, इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। सर जैसे ही मैंने रेलवे ट्रैक देखा तो मेरे को कौन सी रिएक्शन याद आ गई सर, थर्माइट रिएक्शन। कौन सी याद आ गई, थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं सर, एल्यूमिनियम को लेते हैं किसके साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ, Fe2O3। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या ज्यादा रिएक्टिव, है ना, लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। इसी को हम लोग, ये प्रोसेस जो होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो इसी का यूज हम लोग, दो पटरियां होती ना रेलवे की, उसको ज्वाइन करने में करते हैं। इसी को थर्माइट रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। आया समझ में, यही आपको करना था। अगला क्या पूछा, आइडेंटिटी, ये तो हो गया। मेटल ए क्या होगा बेटा आपका, एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये भी हमने लिख दिया, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। और में क्या दिया बेटा, अगर ये करो 1 2 ये तो और करो, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू ऑब्टेन सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड, व्हाई स्टेट द रिएक्शन। समझो बेटा, अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड, क्या है, सोडियम ऑक्साइड, अगर आप लोग को इस सोडियम ऑक्साइड में से सोडियम निकालना है, हम लोग कार्बन से इसकी रिएक्शन नहीं कराते। क्यों सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन तेजी से क्या करेगा बेटा, 2 नेगेटिव है,
है ना। क्या ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, सोडियम को 2 चाहिए, तो ये तुरंत क्या करेगा, इससे बाइंड कर लेगा। पर कार्बन के पास है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऊपर से ये बॉन्ड बनाएगा क्या बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं, कार्बन तो कोवेलेंट बनाता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या कहीं, नहीं, तो क्या ये अट्रैक्ट हो पाएगा क्या, नहीं। सोडियम को तो वो चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि सोडियम के पास 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, सोडियम को क्या चाहिए, जो 2 उसको इलेक्ट्रॉन दे। तो ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से सोडियम को इलेक्ट्रॉन देगा कि कार्बन, ऑक्सीजन देगा ना, तो कार्बन से क्या रिएक्शन शो करके सोडियम बना पाएंगे क्या, नहीं, इस कारण से नहीं बनाते। तो आसान सा सवाल यहाँ हो गए सारे, आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड बचा है ना, वही चीज बताया हुआ ना, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हो गया। अगला देखो, रोहित ऑब्जर्व दैट हिज मदर यूजेस एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या, नहीं, क्या है सर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है, घर में यूज करते हैं ना, कौन सी गैस है बेटा, नेचुरल गैस, ठीक है। तो किसमें यूज करते हैं, कुकिंग में, है ना। विनेगर का यूज करते हैं बेटा हम लोग क्लींजिंग एजेंट में, ना, किचन सरफेस वगैरह साफ करने, क्योंकि एसिड होता है उसमें, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। विनेगर कैसा होता है बेटा, सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है, सॉर जैसे ही लगा तो मैं समझ गया ये कैसा बेटा, एसिड है, एसिडी सॉर होते हैं ना। अल्कलाइन तो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। इसको पढ़ा, कंडक्टिविटी ये सब पढ़ा, समझ आया। मेन क्या है, नेम द मेन कंपाउंड प्रेजेंट इन एलपीजी। एलपीजी में मेन कंपाउंड क्या होता है, आपको पढ़ाया था सर, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला पता है सर, अभी बनाता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या होता है बेटा, एलपीजी में पाया जाता है, क्या है, ब्यूटेन। अगला सवाल क्या है, व्हाई डज एलपीजी बर्न विथ अ क्लीन ब्लू फ्लेम। क्यों, क्योंकि सर यहाँ क्या हो रहा है, एलपीजी को सर सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। किसकी मिल रही है, सफिशिएंट O2 की सप्लाई। अगर सर सफिशिएंट O2 की सप्लाई मिलेगी तो क्या होगा सर, कंप्लीट कंबशन। क्या होगा, कंप्लीट कंबशन। और जब भी कंप्लीट कंबशन होता है तो कैसा निकलता है बेटा, फ्लेम, ब्लू फ्लेम। कैसा निकलेगा, ब्लू फ्लेम निकलेगा। और प्लस कंप्लीट कंबशन में CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, CO2। आया समझ में, तो अब समझ में क्यों ब्लू फ्लेम निकलती है। डायरेक्ट लिखना था, क्लास में कई बार पढ़ाया हूं आपको, है ना। अगला देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन विनेगर एंड नेम इट। क्या प्रेजेंट होता है, एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, विनेगर। इनको अल्कोहल दिख रहा था बेटा, है ना, अल्कोहल में एसिड दिखेगा इनको, ठीक है। अगला, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव वन रीजन। क्यों, प्लास्टिक्स बेटा क्या होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होता है एक्चुअली में, प्लास्टिक एक तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीमर्स क्या है बेटा, कार्बन की चेन, ऐसे कार्बन की बहुत लंबी चेन बना दो तो क्या हो जाते हैं, वो पॉलीमर कहलाते हैं। तो प्लास्टिक एक पॉलीमर है। अगर पॉलीमर, प्लास्टिक में कार्बन है तो कार्बन क्या है सर, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या बेटा, नहीं। इस कारण से प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आया समझ में, ये आपका पूरा कंप्लीट 2022 से लेकर 2025 तक का पेपर डिस्कस हो गया, बायो और केमिस्ट्री का, समझ आए। हाँ, एक चीज और है, इसमें सारे चैप्टर कवर नहीं है, इसमें पर्टिकुलर चैप्टर है ना, जैसा ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वाले तो जानते हैं कौन कौन से चैप्टर में इसमें लिख देता हूं जिसके PYQ इसमें कवर है। केमिस्ट्री में बेटा 2 चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। सेकेंड चैप्टर बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। बायोलॉजी में 3 चैप्टर है ना, ये तो किस में हो गए बेटा, केमिस्ट्री में हो गए, ठीक है। और बायोलॉजी में क्या है बेटा, 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, ये वाला पूरा चैप्टर है बेटा। सेकेंड कौन सा चैप्टर है, आवर एनवायरमेंट। और थर्ड कौन सा बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये सारे चैप्टर हैं। अगला एक और चैप्टर बेटा, वो क्या है, @GB ब्रेन्स, ठीक है। तो जाओ बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।